चुनावी सियासत ऐसी है कि दिल्ली में एक तरफ बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग पर विधानसभा के अंदर और बाहर हर जगह प्रदर्शन कर रही है। आज विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। स्पीकर रामनिवास गोयल ने फिर साफ किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। उधर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज फिर मुख्यमंत्री का संदेश दिल्ली वालों को सुनाया है। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल के हवाले से दावा किया कि कथित घोटाले में अभी तक ईडी ने घोटाले का पैसा बरामद नहीं किया है और अब इसका खुलासा सीएम केजरीवाल 28 मार्च को अदालत के सामने करने वाले हैं कि आखिर घोटाले का पैसा कहां गया है। चुनावी मौसम में तेज हुई इस लड़ाई में केजरीवाल आखिर किस माइंड गेम से बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज ही पंजाब से खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी की ही विधायक शीतल अंगुराल ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब के 3 विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें भी बीजेपी ने ज्वाइन करने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच चुनावी राजनीति परवान चढ़ रही है। लेकिन दिल्ली की सियासी हलचल को लेकर अभी सवाल यही है कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले दिन भर की हलचल दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा भवन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन। बीजेपी के समर्थक केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, केजरीवाल के समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे? चोरी और सीनाजोरी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो गई है आम आदमी पार्टी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, नेता, समर्थक विधानसभा के बाहर बीजेपी का पुतला दहन कर रहे थे। आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मगर उसकी सोच आज पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। आज दोनों पक्षों की लड़ाई इस बात को लेकर थी, केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नैतिकता की बात करते थे, आज अनैतिक कार्यों में संलिप्त है और अनैतिकता इतनी है कि आज मुख्यमंत्री पद के हाथ ऐसे चिपके हुए हैं। संविधान कहीं भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, इस्तीफा दिया जाए। ये स्पष्ट आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा नहीं देंगे, ना देना चाहिए ना देंगे। इन बहसों से आगे एक लड़ाई अदालत में भी जारी है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को नाजायज बताते हुए तुरंत रिहाई की मांग की। दूसरी ओर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर वीडियो संदेश में नए खुलासे का ऐलान कर रही थी। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। दरअसल अपनी गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल के वकील ने अदालत में यही दलील दी है कि उनकी गिरफ्तारी मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा ईडी अभी तक कथित घोटाले में कोई अपराध साबित करने में नाकाम रही है और केजरीवाल की बिना पूछताछ किए गिरफ्तारी से साबित होता है कि ये चुनावी लड़ाई से प्रेरित कार्रवाई है। उधर बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ एक और शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है, जिसमें केजरीवाल ने ईडी हिरासत से मंत्रियों को कथित चिट्ठी भेजी थी। बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर चिट्ठी कांड की पूरी जांच करने की मांग की है। हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। हालांकि केजरीवाल से ईडी हिरासत में मिलकर आई उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन वो दिल्ली वालों की भलाई के लिए डटे हुए हैं। उन्होंने कहा है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सिंपैथी जुटाने के लिए
कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। हालांकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद के हालात में क्या आम आदमी पार्टी को चुनावी सहानुभूति मिल पाएगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए इंडिया टुडे के पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किए गए अध्ययन से पता चला है। सवाल किया गया था, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? 45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 35% का जवाब नहीं में था। अगला सवाल, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी? 48% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 39% लोगों का जवाब नहीं में था। अगला सवाल, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे? 48% लोगों का मानना था हाँ, जबकि 36% लोगों का ये मानना था कि विपक्षी एकता में संदेह है। अगला सवाल, क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सहानुभूति वाले वोट मिलेंगे? 52% लोगों ने माना वोट बढ़ेंगे, जबकि 39% लोगों का मानना था कि सहानुभूति वोट नहीं बढ़ेगा। केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म होने के बाद आगे क्या होगा, अब देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल ईडी की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से लगातार जारी है और वो 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में हैं। दिल्ली से पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि इस चुनावी दंगल में अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम क्या है? ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन उनकी ओर से बड़े बड़े दांव भी चले जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कर रही है पलटवार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में आपको प्रियंका कक्कड़ जी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी की। आशुतोष जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। रशीद किदवई जी, आपका भी स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सांसद साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, सुधांशु त्रिवेदी जी, अरविंद केजरीवाल कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल की ओर से आज ये दावा किया गया है और वो पोल खोलेंगे, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की ओर से कही जा रही हैं कि बीजेपी के। इस पर क्या है जवाब आपका, सुधांशु जी? चित्रा जी, 12-13 साल से ये डायलॉग सुनते सुनते दिल्ली और देश की जनता आदी हो चुकी है। बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज एकदम धमाका कर देंगे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतना बड़ा सबूत आज निकलने वाला है, नितिन गडकरी जी के खिलाफ निकलने वाला है। उसके बाद से तो मुझे लगता है नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके केजरीवाल जी की बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी दावे किए सब के सब एकदम फेक साबित हुए और कई मामलों में तो इतनी उल्टी मुंह की खानी पड़ी कि जाके माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। और एक दो में नहीं, अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मजीठिया जी के खिलाफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का दावा बहुत बड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी तो कह रहे थे कि हाँ हम बताएंगे ईडी के बारे में, आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कुछ नहीं। तो इनके साथ वही उक्ति लागू होती है जो हिंदी की प्रसिद्ध कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उससे बड़ी बात यह है, आज ज्यादा बड़ा गंभीर प्रश्न है, खुलासा उससे बड़ा हो चुका है। जो लोग कहते थे हम नई राजनीति लाएंगे, जो लोग कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया संग्राम छेड़ेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इस कदर नई राजनीति लाए हैं कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुर्सी पे ऊपर चिपके रहना उचित समझा, गिरफ्तार होने के साथ भी, जिन्हें अपनी पार्टी में एक भी योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला, किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो साथी थे उनका विश्वास तो चला ही गया था। संस्थापक सदस्य का विश्वास कब का चला जा चुका है, किसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए अंत में क्या करना पड़ रहा है। अब उनकी श्रीमती जी आके बोल रही है, वो एक नितांत व्यक्तिगत विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर केजरीवाल जी को एक और बहुत गलत आदत है कि खामखा में अपने परिवार के लोगों को बीच में लाते हैं। कभी बच्चों की कसम खाई थी, कभी कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, कभी नानी जी की बात बताई थी कि राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और अब पत्नी जी को सामने ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो इस प्रकार का एक चरित्र है वो पूरी तरीके से उजागर होता चला जा रहा है, यथार्थ से भटकाने के जितने प्रयास। अब आज समझिए कि केजरीवाल जी की पत्नी ने क्या कहा। उन्होंने कहा संदेश दिया था, सुनिए, उन्होंने कहा जेल से संदेश दिया था आतिशी जी को। और इनके मंत्रियों ने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी क्या बोल रही थी, आदेश दिया है, ऑर्डर जारी किया है। आप सोचिए एक दिन में ही कितना बड़ा खुलासा हो गया। जिसे कह रहे थे फाइल पे आदेश जारी हुआ है, आज वो कहा जा रहा संदेश है, और आगे जाके पता नहीं क्या निकलेगा। ये पूरा देश अच्छी तरह समझने लगा। ठीक है,
प्रियंका कक्कड़ जी, अटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या इतने गंभीर आरोप हैं, अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी इसको लेकर फैसला भी आ जाएगा, क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? और इसके लिए कल की तारीख का ही इंतजार क्यों किया जा रहा था, अगर पहले से ही कोई बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री के पास तो? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। कल जब मुख्यमंत्री जी खुद पेश होंगे राउस एवेन्यू कोर्ट, तो वो खुद ये खुलासा करेंगे और आप सबको भी जरूर देखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि बार बार हम पे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये कैसी सरकार है जो हम पे क्वेश्चन कर रही है? कल इनकी भाजपा में देश के सबसे बड़े शराब के तस्कर, गुजरात में जहां नकली शराब मिलती है, वो इनकी पार्टी में शामिल हो गए। उसके पिछले हफ्ते संजय सरोज, जो टेरर फंडिंग लेते थे पाकिस्तान से और भारत में दंगे करवाते थे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, तो अब हम सबको पता है कि कैसे उनकी फाइलें ईडी ने कोर्ट में बंद करवाई और शामिल हो गए। सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ये है कि शरद चंद्र रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने, जिन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, वो 60 करोड़ रुपए देते हैं भाजपा को अपने अरेस्ट के 5 दिन बाद ही। ये क्या चल रहा है? ये कैसी सरकार आई है? मैं आपको अभी का लेटेस्ट बताती हूँ। इन्होंने अब अपनी सारी एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, आईटी तो छोड़ ही रखी थी हमारे पीछे, अब इनके गुंडे मवाली भी हमारे पीछे आ गए हैं और कॉल कर करके धमकियां दे रहे हैं हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को कि पार्टी छोड़ो। प्रलोभन भी दे रहे हैं, प्रलोभन से ना माने तो फैमिली को धमकियां भी दे रहे हैं। आज हमने सार्वजनिक करके नंबर भी बताया है, व्यक्ति का नाम। दोनों लोग प्रलोभन में आ गए बीजेपी के, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। आप किस सांसद हैं? ये इनका, चित्रा जी, इनका लेवल अब और गुंडई का बढ़ गया है। ये मतलब आप देखिए ना कैसे गुंडे अभी अपने अब को अगर अभी भी आंखें नहीं खोलनी तो बात ही अलग है, पर इनका गुंडई का लेवल और बढ़ चुका है। कुख्यात गुंडे हैं इस पार्टी में, एक नंबर के अपराधी हैं भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी में। ये लोग अब फैमिलीज को धमकी देने लगे हैं। ये लोग पैसे का प्रलोभन तो देते ही थे, इनको किसी भी तरीके से शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना था, पार्टी तोड़ना था। आप मुझे सिंपली बता दीजिए, ये कैसा कानून है? ये क्या हो रहा है कि 2 साल हो गए हम जेल में हैं, हमारे से चवन्नी रिकवर हो नहीं रही, हमारे मंत्री फिर भी जेल में हैं, और ये बताइए मुझे कि अभी तक तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चित्रा जी, हम ऑलरेडी जेल में हैं, अभी तो ट्रायल होगा, कन्विक्ट होंगे, तब होगा कुछ। ये क्या भाषणबाजी कर रहे हैं सुधांशु जी? बिल्कुल ही मॉरल खत्म हो गए हैं इनके भाजपा में जाकर। मुझे बता दीजिए, कन्विक्ट है क्या हम, जो आप हम पे पूछ रहे हैं कैसे ऑर्डर दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे? वो तो शुरू से ही भाजपा के हैं। ये बताइए, ये सुशील कुमार रिंकू जब मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में तो इनको और ज्यादा आम आदमी पार्टी में रहना, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। आपके एक विधायक है, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। कोर्ट की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अगर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है आपके नेताओं को, प्रियंका कक्कड़ जी, कैसे आम जनता को आप समझाएंगे कि इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि वही कोर्ट जब चंडीगढ़ के मामले में आपके हक में फैसला सुनाता है तो वो कोर्ट बहुत पसंद आ जाता है, और वही कोर्ट जब शराब नीति मामले में आपके खिलाफ फैसला नहीं देता या आपके नेता जेल में रहते हैं तो फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा देती हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, आप सुन तो रहे हैं पर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए, किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के। ठीक है, आपको मैं यही बता रही हूँ, 2 साल से ट्रायल नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल से चवन्नी रिकवर नहीं हुई, ठीक है, गुंडे मवाली। ठीक है, सुधांशु जी। वैसे आज जब मुझे दिख रहा है कि प्रियंका जी गुंडे मवाली बार बार बोलने की बात कर रही, तो भारत की राजनीति में सबको पता है जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे उनके साथ तो खड़े ही हो गए। भारत की राजनीति में जिन पार्टियों को गुंडागर्दी का प्रतीक माना जाता था, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिहार में कौन सी पार्टियां गुंडागर्दी के प्रतीक मानी जाती थी। यह बात किसी से छुपी नहीं हुई। किसी जमाने में यूपी में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। यह भाजपा का नारा नहीं था। आज उन सब के साथ खड़े हैं। और गुंडागर्दी क्या होती मैं बताना चाहता हूं। पंजाब में इनकी सरकार आई और ताबड़तोड़ हत्याएं शुरू हो गई, और हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आशीष जी भी और आशुतोष जी, दोनों को निश्चित रूप से याद होगा, पंजाब के घनघोर आतंकवाद के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों की इतनी जरूरत नहीं हुई कि पुलिस स्टेशन पे हमला कर दें और उसके बाद वो अपने लोगों को छुड़ा के ले जाएं। वो गुंडागर्दी इनकी सरकार के दौरे हुकूमत में हुई है। और इनकी सरकार की, मैं एक और बात कहता हूं, पंजाब का चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील पोस्ट है, परंतु कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है कि आज इनके मुख्यमंत्री के पास सरदार प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज्यादा सिक्योरिटी है।
तो ये समझना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में अपने पूर्ववर्तियों के दौर से, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में भी मुख्यमंत्री का कार्य किया होगा, वो भी, और मैं बताना चाहता हूं, अपराधी छोड़िए, आप तो आतंकवादियों के समर्थन करने के साथ खड़े हुए हैं। जिन लोगों ने खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन किया था, उनकी केसेस विड्रॉ करने की बात की थी। और एक लाइन बोलता हूं, आज ही कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू, जो शहीद बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, जो खुलेआम जिन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी थी, वो भी भाजपा में आ गए। तो बहुत साफ है, अब जाकर लास्ट में जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो गुंडे मवाली ये सब बोलकर, देश की जनता को अच्छी तरह पता है कि गुंडे मवालियों के साथ कौन खड़ा है और भारत की राजनीति में गुंडागर्दी की प्रतीक पार्टियों के साथ कौन खड़ा है। ठीक है प्रियंका जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आशुतोष जी आपके पास। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए आज आपने देखा कि कैसे इनका पिच हाई हो गया सुधांशु जी का, क्योंकि इनको इमोटिव बनना था ताकि ये कन्विक्शन से बोल पाए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। बर्नाक मारक है, 3 साल की बच्ची का रेप किया, वो इनकी पार्टी का मेंबर है और उसको ये टिकट देते हैं और वो ब्रॉथल चलाता है बच्चों का मेघालय में, चेक कर ले कोई मुझे। संजय सरोज है जो पाकिस्तान के निर्देश पर हिंदुस्तान में दंगे कराता है, स्पॉन्सर करता है, वो इनकी पार्टी में 2 दिन पहले शामिल हो गया। जायसवाल है, बहुत बड़ा गुजरात का तस्कर माना जाता है शराब का, वो इनकी पार्टी में शामिल हो गया। हमें ये कह रहे हैं नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कौन सा स्कैम आपको आज देश में निकाल लीजिए, वो सब भाजपा में है। एनसीआरबी, आप पंजाब का बोल रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर का, एनसीआरबी का डाटा, इनका केंद्र सरकार का एनसीआरबी का डाटा इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिखाता है पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, अभी दिल्ली पर ही रहते हैं, अभी दिल्ली पर ही रहते हैं, सरकार है, अभी दिल्ली पर ही रहते हैं। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, ठीक है, एक तरफ सिरसा साहब बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी ओर से बयान सामने दिया जा रहा है कि एलजी साहब ने स्पष्ट किया है कि वो जेल से सरकार दिल्ली की नहीं चलने देंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बार बार स्पष्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे या फिर वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब सुनीता केजरीवाल ने कहा है कल वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्या हो सकता है खुलासा? आशुतोष जी, किस दिशा में बात की जा सकती है उनकी ओर से? अगर मैं जानना चाहूँ आपने केजरीवाल की पॉलिटिक्स को दिमाग में क्या, ये तो मुझे गौर से देखा है, इसलिए ये सवाल है आपसे। हेलो, नहीं, अरविंद केजरीवाल के दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सा खुलासा करने वाले, मेरे पास तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इसलिए मेरे लिए बोलना भी ठीक नहीं होगा और ना उस पर किसी तरीके कोई टिप्पणी करना भी ठीक होगा। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार यह कह रही है कि हम सरकार नहीं चलने देंगे। अरे जेल में मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का केस है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही, क्यों नहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती? क्योंकि जेल से कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री सरकार चला ही नहीं सकता, यह असंभव स्थिति है, भले ही संविधान में कुछ लिखा हो या ना लिखा। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ग्रैंड स्टैंडिंग ब्रिंकमैनशिप की जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, और दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले पलके झपकाएगा, वो जो अंग्रेजी का फ्रेज है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और इसलिए इसमें अंततः आप ये देखिएगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 1-2 दिन के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और अगर कोलैप्स हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी होगी? क्या वो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेगी? क्या वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर दोनों की सरकार है। दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एलजी के तौर पर जो 3 मामलों में है, बाकी के मामलों में आम आदमी पार्टी है। तो ये मजाक हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो ये समझता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि यहाँ पे सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, और ना आम आदमी पार्टी को चिंता है। ये बिल्कुल मेरी सोच के बिल्कुल परे है कि मैंने कभी शराब घोटाले के ऊपर किसी तरीके की चिंता जाहिर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी पत्नी की ओर से कहा गया है कि चाहे आतिशी को हो, सौरभ भारद्वाज को हो, जो उनकी ओर से बातें कही गई, वो जेल से चिंता जाहिर कर रहे हैं दिल्ली की। देखिए चित्रा जी, जितनी संविधान की मुझे जानकारी है, जितनी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और कन्वेंशन की मेरी जिम्मेदारी है, वो ये कहती कि जैसे ही कोई व्यक्ति जेल जाता है वैसे ही वो पूरी तरीके से इनकैपेसिटेट हो जाता है, उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो अपने मन से काम नहीं कर सकता, न चला सकता कोई चीज। जब वो इनकैपेसिटेट हो गया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद की जिम्मेदारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की है कि वो या तो विधानसभा को मैसेज करे कि आपके मुख्यमंत्री जो है वो इनकैपेसिटेट हो गए हैं, लिहाजा अब आप एक नया नेता चुनिए, और अगर दिल्ली की असेंबली नया नेता नहीं चुनती है तो फिर वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे और कहे, रिपोर्ट भेजे कि यहां पे संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है,
ना तो एलजी महोदय ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ना ही अरविंद केजरीवाल इस पर इस्तीफा दे रही है। हो क्या रहा है? ये दरअसल संविधान का खुलेआम मजाक दोनों राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही हैं, और जितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगी उसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार होगी और उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार होगी। रशीद किदवई जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं। सुधांशु जी, अब एलजी को लेकर बीजेपी के नेता बार बार ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आशुतोष जी बता रहे हैं कि कोई व्यवस्था फिर क्यों नहीं की जा रही? अगर इतने सारे दावे करने हैं और मीडिया के सामने आकर बयान ही देना है, तो डर है क्या बीजेपी को? बिल्कुल सही बात है। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूं कि मजाक बना दिया गया है, और ये देश की जनता के लिए फूड फॉर थॉट है कि जो लोग नई नई राजनीति के नाम पे आते हैं वो अक्सर व्यवस्था का मजाक बना देते हैं। ये नई नवेले अजब अलबेले लोगों को ट्राई करने की एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। भारत एक गंभीर चुनौती के दौर से और विकास के एक नए रास्ते पे चल रहा है, जहां पर इस ढंग की छिछोरी और हल्की राजनीति ने वाकई मजाक बना दिया। अब इसका संवैधानिक और टेक्निकल उत्तर देता हूं। आज विधानसभा का सत्र हुआ। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, विधानसभा सत्र के लिए क्या राज्यपाल से, एलजी से अनुमति ली गई? नहीं। कारण क्या है कि विधानसभा में कभी, दिल्ली की विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है, और यह मैं इसलिए बताना चाहता हूं, देश के सारे करोड़ों लोग सुने जो कहते संविधान की हत्या और संविधान का मजाक। यह विधानसभा का सत्रावसान कभी नहीं होता है, यानी ये सदा सर्वदा सत्र में रहती है, ताकि एलजी को कोई कुछ भी कहने का अधिकार ही ना हो। सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास रहें। जबकि मजे की बात यह है कि विधानसभा बैठती साल में केवल एक ही बार है, बजट पास करने के लिए, या फिर केजरीवाल जी को कुछ उन जरूर बातें बोलनी हो, जैसे फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो सदन का यूज करना चाहें, क्योंकि हाउस में बोली गई बातों को लेकर बाहर उनके ऊपर कार्रवाई या अवमानना की कार्रवाई नहीं हो सकती, प्रोटेक्शन के तहत करना चाहें तो इसलिए होता है। इसीलिए मैं सिर्फ आज का उदाहरण देना चाहता हूं, एलजी को तो बोलने की स्थिति नहीं है, चूंकि सत्र लगातार स्थिति में है। हाँ, अब इसमें मैं, आशुतोष जी हाथ उठा रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं, अब क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। एक स्थिति ये हो सकती है विश्वास प्रस्ताव हो, एक स्थिति यह हो सकती है एलजी सुओ मोटो एक्शन ले, और कोई टेक्निकल ग्राउंड होगा, वो तो कानूनी विशेषज्ञों से होगा कि जब विधानसभा सत्र में है तब एलजी कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। कृपया हमारे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संविधान का वह क्लॉज बता दें, तो शायद उससे एलजी और अन्य लोगों को भी थोड़ी मैं पूछ रही हूँ। रशीद जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। बोलिए आशुतोष जी। बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन वो अक्सर चीजों को किनारे से निकाल लेते हैं। कभी भी पहली बात तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर है कहीं, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वविवेक पर निर्भर करता है। ही हैज टू यूज और शी हैज टू यूज हर ओन डिस्क्रिशन। उसमें संविधान, वहां पे असेंबली है, असेंबली नहीं है, असेंबली चल रही है, असेंबली नहीं चल रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में अगर 356 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो 239A का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। जो दूसरा पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्यों असेंबली चल रही है, असेंबली जो है वो सत्रावसान नहीं होता, वैसी स्थिति में भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एम्पावर्ड है, और भारत के सारे गवर्नर एम्पावर्ड हैं कि वो स्पीकर को सीधे मैसेज भेज के असेंबली से ये संदेश दे सकते हैं कि आप अपना नया नेता चुनिए। इन दोनों परिस्थितियों में विधानसभा चल रही है, नहीं चल रही, सत्रावसान हुआ है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो स्पष्ट कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी भी ग्रैंड स्टैंडिंग कर रही है, ब्रिंकमैनशिप कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और दोनों के बीच में इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन पहले ब्रिंक करता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में दिल्ली का जबरदस्त तरीके से कबाड़ा हो रहा, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा। जर्मनी टिप्पणी कर रही है, अमेरिका टिप्पणी कर रहा है, जो हमारी जो वैश्विक छवि है उसको नुकसान हो रहा, और लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा है। क्या यहाँ पे कोई आदमी जेल से सरकार चला सकता है? कल मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जेल चले जाएं, तो क्या प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या जेल से? ये कौन सा मजाक हो रहा है? सांसद जी, आप जवाब दे दीजिए। रशीद जी आ रही हूँ सुधांशु जी उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं एलजी को, लेकिन बीजेपी भी क्या नफा नुकसान पूरा देख रही है अपना? सुधांशु जी मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल सब आशुतोष जी की मैं पूर्ण सम्मान करते हुए, मगर मैं कहना चाहूंगा निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य को हटा दिया। बिल्कुल ये गलत बात है। एसआर बोम्मई केस में बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, यह केवल सदन के पटल पर तय हो सकता है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है यह बात किसी व्यक्तिगत, किसी की निजी राय का विषय नहीं हो सकती, चाहे वह व्यक्ति गवर्नर या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो।
और इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं, 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में थी, हमारे विरोधी दलों ने जाकर तत्कालीन गवर्नर उमेश भंडारी के पास उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि कल्याण सिंह सरकार बहुमत खो चुकी, इसे हटा दिया जाए। उनको हटा दिया गया, बट दैट डिसीजन वाज क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसआर बोम्मई केस। हां, जो इन्होंने बात कही है वो पॉइंट मैं मानता हूं कि यदि स्पीकर बिल्कुल निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, अब ये मुझे पता नहीं कि दिल्ली के संविधान में यह व्यवस्था है या नहीं, उसमें गवर्नर स्पीकर को निर्देश दे सकता है, परंतु वो भी जब सत्र चल रहा हो तो थोड़ा सा वहां पर ग्रे एरिया आ जाता। सत्र नहीं चल रहा हो तो गवर्नर ये निर्देश दे सकता है कि सत्र बुलाइए और सत्र में ये एजेंडा रखिए। अब सत्र चल रहा है, वहां स्पीकर क्या स्थिति है कानूनी विशेषज्ञ बता सकते। लेकिन आज तो मना कर दिया है स्पीकर ने आज ही बोला है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे लग रहा है रशीद जी की बात रह जाएगी। 5 सेकंड बोलिए। देखिए, आगे सुधांशु जी ने मिसकोट किया है। एसआर बोम्मई के साफ तौर पे कहता है किसी गवर्नर, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, बहुमत नहीं खो चुकी है। बहुमत खो चुकी है नहीं खो चुकी, इसका फैसला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं स्थिति है, ये गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्वविवेक होता है, वो ये तय करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहां पे टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, इनकैपेसिटेड है, सरकार नहीं चला सकते वो, लिहाजा ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और सरकार का बने रहना यह संवैधानिक रूप से क्राइम है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं रशीद किदवई जी? जो बातें यहां पर आशुतोष जी, क्या नफा नुकसान देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से भी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी जिस तरह का मैसेज बाहर लेकर आ रहे हैं अपने नेताओं की ओर से, सहानुभूति पाने की यह कोशिश है लोकसभा चुनाव में? जी चित्रा, देखिए आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे है। जब आपने लोगों से सवाल पूछा तो 52% लोग कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल को डिसमिस किया जाए, हटाया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, तो उनकी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के प्रति होगी। और यही बात भाजपा को नुकसान पहुंचाने कर लग रही है, इसलिए भाजपा वो कदम नहीं उठा रही है। संविधान की दुहाई देना और तमाम बातें कहना, देखिए ये तो केवल एक उसका एक बहाना है। असली बात, राजनीतिक बात है कि भाजपा चुनाव, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक सीट माने रखती है, 370 और 400 पार का नारा है। वहां भाजपा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि वो 8-10 सीटों का भी कोई बड़ा उलटफेर रहे, और यही कारण है कि वो अरविंद केजरीवाल पे हाथ डालने से बच रहे हैं। राजनीतिक तौर से एक तनातनी का दौर है, वो जनता को, सुधांशु जी की पार्टी ऐसा जाहिर करना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है गलत है, अपराधी हैं, और उसके बावजूद वो पद पे टिका रहना चाहते हैं। इस तरह का एक संदेश कम्युनिकेशन करना चाह रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आप को इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन्हें हटाए, और जैसे वो हटाएंगे वैसे वो हीरो बन जाएंगे। चित्रा, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये भ्रष्टाचार का मामला राजनीति के में और जनता के बीच में बड़ा अजीबोगरीब है। भारत के संदर्भ में जयललिता में जेल गई और भारी मतों से जीती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। सुखराम थे जो सुधांशु जी को याद होगा, एक बहुत बड़े घोटाले में पता है करोड़ों रुपए मिले थे, कैश में मिले थे, और वो मंडी के से वहां के सांसद थे। उसके बाद वो सारे उनके अपराध उनके ऊपर साबित हो जाने के बावजूद वो 3 बार वहां से चुनाव जीते, और उनकी हिमाचल में पकड़ रही। तो ये तमाम इस तरह का हमारे राजनीतिक एक कल्चर है जिसके ऊपर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सुधांशु की पार्टी उसको बखूबी समझती है। ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन रशीद जी जो आपने बातें कही हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए उसके बाद सुधांशु जी से मैं जवाब लूंगी। विधानसभा और लोकसभा के राजधानी दिल्ली के पैटर्न को अगर हम देखें तो यहां पर वास्तव में लोकसभा में क्या इसका फायदा मिलेगा? हालांकि टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं सहानुभूति वोट, हाँ लोग मान रहे हैं 52% तक मिल सकते हैं और 39% लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों की ओर से बड़ा डिस्कोर्स ये पेश किया जा रहा है कि ये चुनावी कार्रवाई है, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं, मतलब ईडी के इस एक्शन का इलेक्शन से सीधा कनेक्शन है। लेकिन क्या दिल्ली वालों पर इसका असर पड़ता है? हम आपके सामने पिछले 10 से 11 साल के अंदर हुए चुनावों का आंकड़ा रखेंगे, जिससे दिल्ली वालों के वोट पैटर्न का अंदाजा आपको मिल जाएगा। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33%, आपको 30%, कांग्रेस को 25% वोट मिले थे। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं था, आम आदमी पार्टी का गठन हुए 2012 नवंबर में वो गठित होती है, और फिर देखिए इस तरह का वोट पैटर्न आता है जब तीनों ही मिलकर चुनावी मैदान में जाते हैं। लेकिन कुछ ही महीने के बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता है 46%, आपको 33%, कांग्रेस तीसरे नंबर पर 35% वोट शेयर हासिल करती है। यहां साफ तौर पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त उसको मिली। 2013 के मुकाबले 2014 में कुल 16% मतदाताओं ने अपना मूड पूरी तरह से बदल लिया। ये आंकड़े आपके सामने हैं।
उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 32% रह जाता है, जबकि आम आदमी का वोट शेयर बढ़कर 54% हो जाता है। कांग्रेस का वोट शेयर और गिर जाता है, 10% पर आकर ठहर जाता है। अन्य में भी 2% की गिरावट दर्ज की गई। इस बार 2014 के मुकाबले देखें तो 21% मतदाताओं ने अलग पैटर्न पर वोट किया, जिसमें 14% ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुना। फिर आपके सामने रखते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 57% हो गया और जितनी भी सीटें हैं हर जगह 50% से ज्यादा वोट शेयर उसको राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर मिलती है। यहां तक कि कांग्रेस का वोट शेयर भी उछलकर 23% तक पहुंच गया, लेकिन आपका वोट शेयर काफी घटकर 18% रह गया था। इस बार 2015 के मुकाबले 2019 में कुल 38% मतदाताओं ने अपनी प्राथमिकता बदल दी, जिनमें से 25% ने लोकसभा में बीजेपी और 13% ने कांग्रेस पार्टी को चुना था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है। सहानुभूति फैक्टर क्या काम करेगा अरविंद केजरीवाल के लिए, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन लोकसभा में एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ जाता है, तो फिर दिल्ली वालों का मूड पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चला जाता है, जबकि विधानसभा में आप देखेंगे तो वही परिस्थिति अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए बनती हुई पिछले 10-11 सालों का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, दिल्ली वालों का वोट पैटर्न तो हमने बता दिया, लोकसभा में आपके लिए, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ साथ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने जो वोट पैटर्न दिखाया, मैं दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें सबसे गहरा नोज डाइव अगर किया है तो आम आदमी पार्टी ने 54% से 18% पे आना, और कांग्रेस का न्यूनतम 4% है और आम आदमी पार्टी का 18%, भाजपा का न्यूनतम 32-33% है। यानी जो हमारा कोर बेस है वो 32-33% है, 39 और फिर 57। इनका कोर बेस, इसका मतलब 18% और कांग्रेस का 4% है। अब ये जो वोट दूसरी तरफ जाता है, कोर बेस के बियॉन्ड ले जाने में एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली में चुनाव छठे चरण में है 25 मई को, यानी आज से तकरीबन 2 महीने बाद। तो ये जो अभी आपने सर्वे कराया है, इस भावना को, इस वातावरण को, अभी बहुत सारी स्थितियां आएंगी, कानूनी तकनीकी विषय आएंगे, और जब ये आएगा कि केजरीवाल जी किसी दूसरे को बनाना नहीं चाह रहे हैं अथवा अपनी पत्नी को भी बनाना चाह रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, इसलिए बहुत आसान नहीं है कि 2 महीने बाद की स्थिति को आज करना। परंतु मैं राशिद जी की बात कहना चाहूंगा। राशिद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भ्रष्टाचार को लेकर भारत में थोड़ी स्थिति अलग है, मगर आप बहुत सेलेक्टिव हो गए। सर, मैं और विस्तार से बता देना चाहता हूं, ये करुणानिधि जेल जाके चुनाव जीते थे, बादल साहब भी जेल जाके चुनाव जीते थे, मुलायम सिंह मायावती दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस जीतने के बाद चुनाव जीते थे, शिबू सोरेन जीते थे। पर इसमें ये बात बताइए, इसमें से कौन मोदी जी और अमित शाह जी के जमाने में, भाजपा के जमाने में जेल गया था? आपने जो बात बोली उसमें क्रक्स ये है, ये सब पुराने भ्रष्टाचारी हैं, ये सब पिछले 30 सालों से किसी न किसी मुद्दे पे जेल जा चुके हैं। कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं, जांच एजेंसियों के चक्कर काट चुके हैं, और वो सब अपनी परिवार में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं, और आज अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने अपने पारिवारिक सरमाए को बचाने के लिए आकर हल्ला मचा रहे हैं। जो राशिद जी ने बात कही, दर्शकों को कहता हूं सब जाके याद कर लीजिए, कब करुणानिधि जेल गए थे, कब बादल साहब जेल गए थे, कब मुलायम सिंह जी मायावती जी के ऊपर केसेस हुए थे, कब शिबू सोरेन जी गए थे, कब लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे। वो भी जेल जाने के बाद 97 के बाद 2 बार चुनाव जीते थे, एक बार चुनाव वो भी जीते थे सन 2000 में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों की वस्तुस्थिति दिल्ली की प्रबुद्ध जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, और निश्चित रूप से निर्णायक विजय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने में कोई मुझे संदेह नहीं दिख रहा। रशीद किदवई जी, मुझे लगता है आप इस पर टिप्पणी कर दें। वो बता रहे हैं कि पिछले जितने भी नेताओं का आपने नाम लिया है, वो बीजेपी के शासन में तो जेल गए नहीं, कांग्रेस यूपी का ही शासन था जब इन लोगों को जेल हुई। चित्रा, देखिए, मैं राजनीतिक चश्मे से बात नहीं करना चाहता। देखिए, सोरेन परिवार के सदस्य को टिकट दिया गया, तमाम बातें, लेकिन सुधांशु जी का ब्रॉड पॉइंट सही है, वो बात सही है, लेकिन मैं उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि भाजपा क्यों हिचक रही है, क्यों अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो न्याय संगत बात है, कानून के हिसाब से बात है, जो एक उसका जो अमित शाह जी की बात करी, नरेंद्र मोदी जी की बात करी, उनका जो इकबाल है उसके हिसाब से क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है अरविंद केजरीवाल पे, क्यों उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा, उसके क्या कोई राजनीतिक कारण है? यदि है तो क्या है? मुख्यमंत्री को खुद पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए रशीद किदवई जी, इसका भी आप जवाब दे दें तो प्रियंका जी भी जवाब देंगे, सुधांशु जी भी देंगे। तो साफ है
उन्हें इस्तीफा देना होता है तो दे देते, वो इस्तीफा तो देना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि डिसमिस हो और राजनीतिक रूप से शहादत का दर्जा पाए। हाँ, एक लाइन में बोल लीजिए, फिर प्रियंका जी आ रही हूँ आपके पास। सुधांशु जी एक लाइन, आशुतोष जी ने जो बोला था उसी में इसका क्रक्स है। उन्होंने अंतिम लाइन बोली थी कि अगर इसके बाद भी कोई नहीं छोड़ रहा तो वो क्राइम है। और राशि जी से मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति जेल में है वो इस्तीफा नहीं दे रहा है और आप ये कह रहे हैं कि भाई इसको डिसमिस क्यों नहीं किया जा रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कोई अपराधी अपराध करके खड़ा है और अभी गिरफ्तार होगा या थोड़ी देर बाद गिरफ्तार होगा तो दोष जो है पुलिस का है कि तुरंत जेल में क्यों नहीं हो रहा, अपराध करने वाले का दोष थोड़ी है। ये जो तर्क दिए जाते हैं, मुझे लगता है इन तर्कों को दिल्ली की जनता और देश की जनता भली बात समझती है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहा है, जो करता है उन लोगों पे जो कहते थे कि हम नई राजनीति के अलंबरदार, हाँ, नई राजनीति के अलंबरदार अगर कुर्सी पर इस तरह से बैठे रहेंगे, आशुतोष जी अनम्यूट करें अपने आप को, तो फिर पूछा जाएगा ना कि कुर्सी से इतना मोह क्यों है। चित्रा जी, यूनान में एक जमाने में सोफिस्ट हुआ करते थे, उनके कुतर्कों को सोफिस्ट्री कहा जाता था। अब आप ये समझ लीजिए कि कहीं मर्डर हो जाए और पुलिस ना पकड़े तो पुलिस का एक्ट क्रिमिनल होगा या नहीं क्रिमिनल होगा। मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सीधे सीधे संविधान की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा और जिनकी जिम्मेदारी है उस संविधान को संवैधानिक बनाए रखने की, वो कह रहे हैं मैं कदम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ऐसा कुछ कदम उठाया तो सहानुभूति आम आदमी पार्टी के साथ हो सकती है। अब आप राजनीति पसंद, आपको राजनीति पसंद है या फिर संविधान पसंद है? तो भारतीय जनता पार्टी ने सुधांशु जी के हिसाब से संविधान का अपमान होने देना चाहिए, क्योंकि उससे उनको राजनीतिक घाटा ना लगे। अब ये जो पॉलिटिक्स है, हाँ, इस पॉलिटिक्स की वजह से ही दिल्ली के लोग इस बात को समझ रहे हैं, हाँ, कि इसमें बराबर के अपराधी दोनों हैं, हाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए चाहे आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, दोनों का संविधान से कोई लेना देना नहीं। सहानुभूति वोटर ना उधर चला जाए अरविंद केजरीवाल की ओर। मान्यवर, देखिए मैं विनम्रता से कहूंगा आशुतोष जी, कुतर्क इसे कहते हैं जो आपने कहने का प्रयास किया। भाई जब दिल्ली के लिए करने की बात आती, जो दिल्ली की जनता का प्रतिनिधि मैं हूं, केजरीवाल जी कहते थे वाह, यानी सारी नैतिकता उनकी है दिल्ली वालों के प्रति। अब अचानक आपने कहा उनकी नैतिकता शून्य और सारी नैतिकता एलजी की, तो गजब का तर्क है साहब, आप लोग एकदम से बदल जाते। और अगर संवैधानिकता की बात करें आशुतोष जी, तो जिस दिन सीएए के खिलाफ दिल्ली की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया था, संविधान का मजाक उसी दिन उड़ा दिया गया था। वरना संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई विधानसभा, और वो भी जो पूर्ण राज्य की विधानसभा हो, प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती। नंबर 2, सीए नागरिकता का कानून था, संविधान में नागरिकता केवल केंद्र का विषय, राज्य से कोई लेना देना नहीं। तो अपने अधिकार से आगे बढ़कर जाकर करने वाली पार्टी ये तो हमेशा इस प्रकार का खिलवाड़ करते रहे। पर चिंता मत करिए, जनता जनार्दन है और वो शिशुपाल की तरह 100 चीजें गिनती है और उचित मौके पे जनार्दन भगवान की तरह अपना निर्णय भी सुनाती है। ये पब्लिक है, सब देख रही है आशुतोष जी, वो कहना चाह रहे हैं। चित्रा 5 सेकंड देखिए, सुधांशु जी ने फिर सोफिस्टी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के मद्देनजर कि चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार से अधिकार लेना यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के किए हुए फैसले को, जो संवैधानिक तौर पर पूरी तरीके से सही था, भारत की संवैधानिकता के पक्ष में था, उसको बदल दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करें तो आप संविधान के साथ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आईने में कभी कभी अपना चेहरा भी देख लेना चाहिए। मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं इस पूरे मसले पर, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री को जेल जाने के पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सरकार कंटिन्यू करती है तो इसके लिए केंद्र की सरकार और एलजी महोदय जिम्मेदार हैं, जो खुलेआम संविधान का उल्लंघन हो रहा है। 2 लाइन में मुझे क्लोज करना है, ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से आप हाथ उठा रहे हैं। प्रियंका जी की बात रही जाएगी दोनों लोगों की। देखिए आशुतोष जी ने जो बात कही है, आशुतोष जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पुनः आपको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। जो एक्ट पारित किया हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार पे, वो पूर्व में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, जिसके तहत कांग्रेस ने हमारी केंद्र सरकार के रहते हुए कार्य किया, हमने कांग्रेस के, हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी। ठीक है, जो एक्ट पारित किया उसमें 2 लाइन में क्लोजिंग कमेंट, 2 लाइन में, क्योंकि केजरीवाल नैतिकता की बात करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो पलटकर पूछा जाएगा कि कुर्सी से इतना ज्यादा मोह क्यों हो गया है।
चित्रा जी, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पास आ गए आखिर में। चित्रा जी, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो मुनाफे में बजट में रहता है, क्योंकि यहाँ की एक ईमानदार सरकार है। इन्होंने अगर आरोप लगा दिए, ना कोई कानून हमें बैन करता है कि हम चला पाए सरकार, ना ही भाजपा जैसे करप्ट लोग हमारी पार्टी में है, तो हमारे मतलब कोई रीजन ही नहीं कि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अरविंद केजरीवाल का आगे क्या होगा, कोर्ट की ओर से क्या आएगा फैसला, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।